यूपी में पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? आज योगी आदित्यनाथ ने ये बता दिया। पीडीए का सीईओ कौन है, पीडीए का ट्रेनर कौन है, पीडीए की पाठशाला का विद्यार्थी कौन है। योगी ने कटेरी, मझवा और फूलपुर से पूरे यूपी को समझा दिया। यूपी के उपचुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जिक्र हो रहा है। वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी लड़ाई 80-20 की तरफ शिफ्ट होने लगी है। यादव परिवार के सबसे मजबूत गढ़ में ही अखिलेश कैसे फंस गए, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। 13 नवंबर को चुनाव जब 20 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने किया तो समाजवादी पार्टी इसका भी विरोध की। यानी ये राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, ये गंगा स्नान का भी विरोध करते हैं, ये हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। बेटी और बहन की इज्जत का इन्हें कोई मतलब नहीं। नौजवानों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। लोकसभा चुनाव में जातियां बटी, उपचुनाव में 20% बटेंगे, 80% एकजुट हो जाएंगे। अयोध्या, पटेल, जिन्ना और माफिया, क्या यूपी में उपचुनाव की नई पॉलिटिकल लाइन सेट हो चुकी है? प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी, बटोगे तो कटोगे, क्या यूपी का फैसला इन्हीं की वर्ड्स पर होगा? बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद किस दंगा फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं? योगी ने इसका सीईओ और ट्रेनर किसे बताया है? ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। जहां जाएंगे पूरी संपत्ति हड़प लेंगे, गरीब को उजाड़ देंगे, कमजोरों को के पर अत्याचार करेंगे, बेटी और बहन की इज्जत पे हाथ डालने का काम करेंगे। यूपी में 9 सीट का बाय इलेक्शन 2027 का नहीं, 2029 का मिजाज बताएगा, और चुनाव उसी पिच पर लड़ा भी जा रहा है। 9 सीट के रिजल्ट से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन योगी इस अंदाज में इलेक्शन लड़ रहे हैं जैसे ये 9 सीट नहीं, 2027 से पहले 403 सीट का फैसला है। योगी आदित्यनाथ 3 दिन में ही यूपी की उन सभी 9 सीटों पर जनता का मिजाज भांप चुके हैं जहां उपचुनाव है। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कटेरी, मझवा और फूलपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। शनिवार को योगी ने खैर, करहल और सीसामऊ में जनसभा की थी। शुक्रवार को योगी मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद भी जा चुके हैं। योगी की चुनौती जीत नहीं, लोकसभा चुनाव में बना परसेप्शन तोड़ना भी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर विक्ट्री रिपीट करने का प्रेशर है, लेकिन वो अभी तक पीडीए फार्मूले से बाहर नहीं निकले हैं। उन्हें लग रहा है जो लोकसभा में हिट हुआ वो विधानसभा में भी फिट होगा, लेकिन यूपी का पॉलिटिकल ग्राउंड और पिच दोनों बदल चुकी है। योगी ने पीडीए का नया टर्म तैयार कर लिया है। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी।
याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। योगी आदित्यनाथ पिछले 7 साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। इन 7 सालों में योगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। योगी की सरकार में बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए, लोगों के मन से अपराधियों का खौफ कम हुआ, अपराधी या तो जेल गए या तो उनका एनकाउंटर कर दिया गया। यूपी की सड़कें पहले की तुलना में काफी हद तक बेटियों के लिए सुरक्षित हो गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी जिन पॉइंट्स पर वीक है, योगी के टारगेट पर वो ही मुद्दे हैं। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, दोनों ही कभी न कभी समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे थे। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी मौजूदा समय में सपा के सांसद हैं। अयोध्या में मोइन खान, कन्नौज में नवाब सिंह यादव और लखनऊ में बैड टच के आरोपी पवन यादव, तीनों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ था। तीनों मामलों में पीड़ित बेटियां थीं और उसी पीडीए से आती थीं, जिनका जिक्र अखिलेश पिछले 6 महीने से रोज करते हैं। लेकिन अब इन तीनों केस का जिक्र योगी कर रहे हैं, हर रोज जोर शोर से कर रहे हैं। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मोइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया और समाजवादी पार्टी उस दुष्कर्मी को फिर भी अंतिम समय तक बचा करके क्लीन चिट दे रही थी। कन्नौज के अंदर एक दलित बेटी के साथ क्या व्यवहार ये लोग कर रहे थे, आपने लखनऊ में देखा होगा। उस दिन भारी बारिश पड़ी थी और एक बेटी अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। ऐसे ही एक उच्छृंखल सपाई के द्वारा उस बेटी को मोटरसाइकिल से गिरा करके किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा था। जब हम लोगों ने जेल के अंदर डाला तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने थाना घेराव किया। वो तो पुलिस का डंडा था, ये सपाई उसके कारण भाग गए, नहीं तो ये जो गुंडागर्दी के लिए 9 सीट के मुद्दे और लाइन लेंथ तय हो चुकी है। लोकसभा वाले नैरेटिव की हवा निकल चुकी है और फिर से ग्राउंड पर अखिलेश को MY फार्मूला एक्टिवेट करना पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक समाजवादी पार्टी की ताकत उसका MY कॉम्बिनेशन था। यूपी में 10% यादव और 20% मुस्लिम हैं। समाजवादी पार्टी को इस 30% में से 24-25% वोट हमेशा मिलते रहे हैं और इसी के दम पर सपा यूपी में एक बड़ी सियासी ताकत रही है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार की, यादव और मुस्लिमों को कम टिकट बांटे और दूसरी ओबीसी जातियों और दलितों पर फोकस किया। इसका इम्पैक्ट भी हुआ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 43.52% वोट मिले, जो इनके कोर वोट बैंक से कहीं ज्यादा थे। उपचुनाव में भी अखिलेश यादव पीडीए का नारा चल रहे हैं। बटोगे तो कटोगे का जवाब जुड़ेंगे तो जीतेंगे इसे दे रहे हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में उनका टिकट वितरण सोशल इक्वेशन बता रहा है कि कौन जुड़ेंगे, कितना जीतेंगे। अखिलेश यादव ने 9 सीटों पर 4 मुस्लिम और 3 ओबीसी और 2 दलित समुदाय से टिकट दिए हैं। 3 ओबीसी में से एक प्रत्याशी यादव है, यानी अखिलेश ने जो टिकट बांटे उसमें 50% से अधिक हिस्सेदारी MY कॉम्बिनेशन की है। अखिलेश के टिकट बंटवारे पर योगी डायरेक्ट अटैक नहीं करते, लेकिन सुहेल देव और वल्लभ भाई पटेल को याद कर उसी टारगेट को हिट करते हैं जो अखिलेश को परेशान करता है, और जिन्ना का जिक्र कर हिंदुत्व वाला बूस्टर डोज भी दे देते हैं। महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक हम लोगों ने बहराइच में बना करके तैयार कर दिया। बहुत भव्य स्मारक बना है, भारत के इतिहास के गौरव का प्रतीक। जो सम्मान इस महापुरुष को मिलना चाहिए था वह भाजपा दी है।
सपा तो इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि सपा तो नाम भी नहीं लेती, क्योंकि उसको भय है अगर वह सम्मान देगी तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। इसीलिए जब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे तब समाजवादी पार्टी जिन्ना जैसे लोगों की जयंती मना रहे थे। इनको जिन्ना प्यारा है क्योंकि वो भारत का विभाजन करवाया था। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब तो आपके सामने हम आए गए, धर्म भी है और राज भी है। अखिलेश यादव ने जो 9 टिकट दिए हैं उसमें 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका पहले से ही सियासी घराने से ताल्लुक रहा है। करहल से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, मझवा से रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद और मीरापुर से कादिर राणा की बहू संबुल राणा को टिकट मिला है। यही वजह है कि बीजेपी अखिलेश के पीडीए के पी का मतलब पिछड़ा की जगह परिवारवाद बता रही है। बहनों और भाइयों, जो लोग आज सपा का प्रत्याशी बनकर के परिवारवाद का गढ़ बना देना चाहते हैं कटहरी को, मैं पूछना चाहता हूं उनको, अयोध्या में जब रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे थे तब इन्होंने राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे थे? मुझे बताइए, शिव बाबा धाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि यहां के हर गरीब की श्रद्धा का केंद्र है। श्रवण क्षेत्र धाम के विकास के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के सुंदरीकरण के साथ साथ शिव बाबा धाम और श्रवण क्षेत्र धाम के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ की अखिलेश यादव के साथ पहली सीधी टक्कर 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। अखिलेश योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं टिक पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अखिलेश अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। 9 सीटों पर मैन टू मैन फाइट है। कांग्रेस इनडायरेक्ट तरीके से अखिलेश के साथ है। सपा को उम्मीद है कि लोकसभा की तरह ही उपचुनाव में भी कांग्रेस के वोट सपा में शिफ्ट होंगे। लखनऊ में 27 के सत्ताधीश के पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन उससे पहले 2024 में ही अखिलेश यादव के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। उधर योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही पूरी तरह से उपचुनाव की जिम्मेदारी है। योगी ने ही पूरे प्रचार की कमान संभाल रखी है और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल उस करहल में भी डगमगाने लगी है, जहां उसे जीत का सबसे ज्यादा भरोसा है। करहल में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। पहली बार यादव परिवार के गढ़ में सीट फंसी दिख रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अखिलेश के ही रिश्तेदार अनुजेश चुनावी मैदान में हैं और यादव वोटर्स के बीच उनकी भी मजबूत पैठ है। यादव बहुल इस सीट पर बीजेपी ने अब गोत्र का तीर चला है और इस इशू ने समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। ये तीर अगर निशाने पर लगता है तो समाजवादी पार्टी को अपने सबसे मजबूत गढ़ में ही झटका लग सकता है। यही वजह है कि धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव और डिम्पल यादव करहल में ही फंसकर रह गए हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव का गोत्र कमरिया है, जबकि अनुजेश यादव का घोसी। करहल में घोसी गोत्र के यादव वोटर की संख्या ज्यादा है। यादव वोटों में बंटवारा तय है। उधर बीएसपी ने अवनीश शाक्य को टिकट देकर 40,000 शाक्य वोटरों में सेंधमारी कर ली है। करहल में शाक्य मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट करता रहा है। अगर शाक्य वोट बटे तो इसका सीधा नुकसान तेज प्रताप यादव को ही होगा। समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है, लेकिन शिवपाल यादव 9 में से 9 सीट पर साइकिल दौड़ाने का दावा कर रहे हैं। सभी सीटें जहाँ अभी पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, सभी यहाँ नसीम सोलंकी लड़ रही है, जीत रही है और सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अब इनके पास कुछ बचा है नहीं। यूपी में योगी का ये नारा बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा किस लिए था ये अखिलेश यादव भी समझ गए और मायावती भी।
यूपी में नारों का एक पोस्टर वार शुरू हो गया, लेकिन ये नारे यूपी की जनता तक कितना पहुंच रहे हैं, इसका जवाब 23 नवंबर को मिलेगा। लेकिन योगी के नारों पर जैसे रिएक्शन आ रहे हैं, उससे समझ में आता है कि योगी ने जो कहा उसका असर होने लगा है। योगी अपनी रैलियों में अयोध्या याद दिला रहे हैं, बंटने से क्या नुकसान होगा ये भी समझा रहे हैं। हरियाणा में मालूम है जनता ने क्या कहा? जनता जनार्दन एक ही बात कहती थी, जब अयोध्या के बारे में उनको जानकारी मिलती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था, क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। भगवान राम अपने धाम में विराजमान भी हो गए और बहनों और भाइयों, देश की सीमा भी सुरक्षित हो गई। 24 में संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना वाला नैरेटिव चला। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में इसका जमकर असर हुआ, लेकिन हरियाणा के रिजल्ट ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि इस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। हम लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने अफवाह फैलाई थी, जिस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। चुनाव संपन्न हो गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान वैसे ही है। आज भी इसी प्रकार का सम्मान सबको प्राप्त हो रहा है, कहीं आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। और बहनों और भाइयों, जिन्होंने झूठ बोला था कि लोग अपने, इनका एक और झूठ को बेनकाब कर दिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बटिए मत, बटना नहीं है, एकजुट होना है।